अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। ये लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर हमने सर्कुलर मोशन एज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सीखना है। लेकिन उससे पहले कहूँगा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि तमाम बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो चलो बच्चों लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सर्कुलर मोशन एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। उसके बाद हम बात कर सकेंगे ना कि सर्कुलर मोशन किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो आइडिया होना चाहिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बेसिक फीचर है ना वो ये है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है उसका एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट एक्स के। नंबर 2, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन रहती है, इसलिए एक्स के साथ हम राइट हैंड साइड पे माइनस का साइन लगा देते हैं। ये माइनस का साइन हमें बताता है कि ए की जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बेसिक फीचर है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये एक चीज़ आपने सीख ली। दूसरी चीज़ आपने जो सीखनी है वो आपने शेडो या प्रोजेक्शन की जो टर्म है उसको सीखना है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्शन की टर्म जो है वो सिखा दूँ। ये सर्कल आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस सर्कल के अंदर यहाँ पे बच्चों एक बॉडी मौजूद है, इसको हम लेबल कर लेंगे कि ये बॉडी है। यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर यहाँ लेफ़्ट साइड से हम कोई लाइट सोर्स लें और लाइट जो है उसकी रेज लाइट रेज स्ट्राइक करें इस बॉडी जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है। तो इस बॉडी की जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, जो शेडो है, एग्जैक्टली हमें अपोजिट साइड के ऊपर जो मौजूद स्क्रीन है, जो पर्दा है, जो वॉल है उसके ऊपर मिलेगा, यहाँ के ऊपर, यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये उस बॉडी का शेडो है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़ शेडो। इसी शेडो को यहाँ पे हम प्रोजेक्शन का नाम दे रहे हैं। वैसे वर्ड जो प्रोजेक्शन है इसके कई एक मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्शन का मीनिंग हम ले रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ शेडो ले रहे हैं। तो उस प्रोजेक्शन, उस बॉडी की प्रोजेक्शन हमें अपोजिट साइड के ऊपर, वॉल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। अब इस बॉडी को मूव करवाएं। ये जो लाइन यहाँ पे स्क्रीन के लिए हमने मार्क कर रखी है ना, ये लाइन इक्वल टू डायामीटर है, क्योंकि जितना इस सर्कल का डायामीटर है एग्जैक्टली ही उतनी ही बैक साइड पे अपोजिट साइड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर हमें एरिया मिलेगा प्रोजेक्शन का, जिसमें प्रोजेक्शन मूव करती है। वो लाइन मिलेगी जिसके ऊपर प्रोजेक्शन मूव करती हुई दिखाई देती है। तो ज़रा इंतज़ार करें, इस बॉडी को थोड़ा आगे मूव करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। इस पोजीशन के ऊपर ये अगर बॉडी आ गई है तो अब इसकी प्रोजेक्शन कहाँ है, तो इसी सर्कल में डायमीटर के ऊपर अगर हमने प्रोजेक्शन शो करनी हो तो यहीं तक हम लाइन जो है वो ड्रॉ करके यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्शन को शो कर देंगे। और यहाँ से ऊपर से नीचे अगर हम एरो लगा दें तो ये एरो हमें बताएगा कि बॉडी जो है वो अगर ऊपर से नीचे आ रही है यहाँ पे, तो जो उसकी प्रोजेक्शन है वो भी ऊपर से नीचे आ रही है। और ये अगर सेंटर जो है, इसको मीन पोजीशन कह दें, ये सेंटर एक्ट करेगा एज अ मीन पोजीशन, तो प्रोजेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रही है। थोड़ा आगे घुमाएं, बॉडी को आगे लेके आएँ। बॉडी बच्चों अब इस पोजीशन के ऊपर आ गई तो इसकी प्रोजेक्शन जो है अब देखें मीन पोजीशन से आगे आ गई है, सेंटर से आगे आ गई है। इसको अगर आप सर्कल पे लेना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगी, और स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना चाहें तो उस लाइन को आगे ड्रॉ करते जाएं, बढ़ाते जाएं, और यहाँ एग्जैक्टली अपोजिट के ऊपर आपको मिलेगा। तो पहले ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन थी, अब ये अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है। अब बॉडी अगर आधा सर्कल कवर कर चुकी है, हाफ सर्कल कवर कर चुकी है, तो उसकी प्रोजेक्शन जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह आ चुकी है। अगर हम एक एंड को एंड ए कह दें और दूसरे एंड को एंड बी कह दें, तो जब बॉडी ने बच्चों आधा सर्कल कवर किया है ना, हाफ सर्कल बॉडी ने मूव किया है, तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो एंड ए से एंड बी तक पहुंच चुकी है। अब बॉडी जब रिमेनिंग हाफ सर्कल कवर करेगी ना, तो बॉडी जो है उसकी प्रोजेक्शन जो है वो अब वापस जाएगी। बॉडी जो है वो भी वापस जा रही है जहाँ से चली थी, तो उसकी प्रोजेक्शन भी वापस जाएगी जहाँ से चली थी। तो अब बॉडी जो है अपवर्ड जा रही है तो उसकी प्रोजेक्शन जो है वो भी अपवर्ड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। अब बॉडी को यहाँ पे लेके आएँ तो उसकी पोजीशन जो है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो बॉडी है अपवर्ड जा रही है तो उसकी प्रोजेक्शन भी
अपवर्ड मूव करेगी। तो उसको हम अलग से अब लाइन को ड्रा करें, जो स्क्रीन के ऊपर डायमीटर वाली लाइन, ये अगर मीन पोजीशन ओ है तो जैसे बॉडी के अंदर सर्कल के अंदर बॉडी मूव करती है और हाफ सर्कल तय करती है, तो उसकी प्रोजेक्शन पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर मूव कर जाती। पहले वो आएगी ए के ऊपर, फिर वो बी के ऊपर, और बॉडी जब रिमेनिंग सर्कल तय करेगी तो वो बी से ओ की तरफ और फिर ओ से ए की तरफ चली जाएगी। तो बॉडी की जो प्रोजेक्शन है वो बच्चों डायामीटर के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है। ये लाइन इक्वल टू डायामीटर है, इस डायामीटर के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है। हम जानते हैं कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो इस डिस्कशन से हमने ये प्रूव कर दिया कि सिंपल जो सर्कल के अंदर बॉडी मूव कर रही है उसकी प्रोजेक्शन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन शो करती है डायमीटर के ऊपर, या वो वाइब्रेटरी मोशन शो करती है स्क्रीन के ऊपर। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो प्रोजेक्शन है, इसकी ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, असल के अंदर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके लिए हमने क्या प्रूव करना है? उसके लिए हमने प्रूव कर देना है कि अगर इस प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x है, तो यहाँ से साबित हो जाएगा कि प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद हम प्रोजेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर चूंकि ये वाइब्रेटरी मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो टाइम पीरियड भी निकालेंगे और फ्रिक्वेंसी भी ड्राइव करेंगे इसी लेक्चर में। ये बैकग्राउंड नॉलेज था, अभी लेक्चर प्रॉपर शुरू नहीं हुआ। तो चलो बच्चों लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्रॉपर अंदाज से। आपसे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे कहा जाएगा कि आप प्रूव करो कि प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, या ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये बच्चों जो एक्सरसाइज है उसमें जो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है वहाँ से स्टेटमेंट है, ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कि प्रूव दैट प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्कल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम प्रूव करते हैं सर्कुलर मोशन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, आपने भी ऐसा लिख लेना है, उसके बाद डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम में आपको ब्लैक में सर्कल नज़र आ रहा है, ये सर्कल का सेंटर है जो एक्ट करेगा एज अ मीन पोजीशन बच्चों, और यहाँ पे ये आपको बॉडी पी नज़र आ रही है। आप इसको लेबल करना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो पी है इट इज़ द बॉडी, और उसकी प्रोजेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे हम डायमीटर के ऊपर ड्रॉ करेंगे और उसको नाम देंगे क्यू का। तो क्यू यहाँ पे जो मौजूद है बच्चों इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी पी जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है, उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर हमने लेबल कर ली। अब चूंकि बॉडी पी सर्कल में मूव कर रही है तो लाजमी तौर पे उसका बच्चों सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर है तो हम उसको वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये ए वाई ए सी का आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, यानी ए सी को वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा आप देखें बच्चों, तो अभी हमने डिस्कशन में सीखा कि जो बॉडी है उसकी प्रोजेक्शन क्यू जो है उसने जो सेंट्रल पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उसके बैक एंड फोर्थ मूव करना है। ये बैक एंड फोर्थ जो है बच्चों एक लाइन के अंदर है ना, लिहाजा इस मीन पोजीशन के किसी एक तरफ राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जो प्रोजेक्शन की पोजीशन होगी उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है मीन पोजीशन ओ से यहाँ क्यू तक का जो फासला है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, एक्स से डिनोट करेंगे। और मीन पोजीशन ओ या सेंटर पोजीशन ओ से बॉडी पी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू रेडियस होगा, डेफिनेटली उसको आर से इंडिकेट करेंगे। ये तो हो गया तमाम चीज़ें इस डायग्राम से रिलेटेड। अब मैं इसको थोड़ा साफ़ कर दूं क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत है, आगे चल के फिर इसकी तरफ रेफ़र करना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपने रेफरेंस दे दिया, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम बना दी। उसके बाद आपने लिखने हैं कुछ पॉइंट्स, आपने बताना है कि भाई एक बॉडी है, बेशक यहाँ पे लिख लें वो बॉडी है कौन सी, बॉडी पी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है सर्कल में, उसकी प्रोजेक्शन q जो है वो वाइब्रेट करती है डायमीटर के ऊपर। जो बॉडी p है उसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों ac है, और जो प्रोजेक्शन q है उसका लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसको हम a से इंडिकेट करेंगे। क्यों उसको प्रोजेक्शन के एक्सेलरेशन को हम लीनियर एक्सेलरेशन कह रहे हैं? इसलिए बच्चों की जो प्रोजेक्शन है
वो डायामीटर के ऊपर मूव कर रही है, उसका जो प्रोजेक्शन होगा बहरहाल वो एक प्रोजेक्शन ने स्ट्रेट लाइन में बैक एंड फोर्थ मूव करना है, तो उसका एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन का नाम देंगे। अब इस डायग्राम के ऊपर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये लीनियर एक्सेलरेशन असल में ए एक्स के इक्वल है। गौर करें तो ये जो प्रोजेक्शन क्यू है ना बच्चों, चलो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। प्रोजेक्शन क्यू जो है बच्चों, ये मूव कर रही है एक्स एक्सेस के ऊपर, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर। और इसके अलावा हमें पता चलता है कि सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका एक कंपोनेंट ए एक्स भी इसी लाइन के ऊपर है, डायमीटर वाली लाइन पे। और जो क्यू है, क्यू का जो एक्सेलरेशन है ए, वो भी इसी लाइन के ऊपर मौजूद है। तो उसका मतलब ये है कि जो ए एक्स है वही असल में एक्ट कर रहा है एज एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन क्यू। तो ए एक्स इक्वल टू ए है, हमारा टारगेट ए निकालना है, तो हम ए एक्स निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ए के इक्वल आ जाएगा। इसी को हम लफ्ज़ों में लिखेंगे कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो इक्वल है एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए सी के। अब इसको हम लेटर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन ए और एक्स कंपोनेंट ऑफ ए सी को हमने ए एक्स लिखा है ऊपर डायग्राम में, तो ए एक्स आ गया बच्चों। अब हमने चूंकि ए निकालना है ना, ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है ए एक्स के, तो अगर हम ए एक्स निकाल लें तो ऑटोमेटिकली ए निकल आया। तो हमारा जो अगला टारगेट है वो ए एक्स निकालना है। अब ए एक्स बच्चों एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और चैप्टर 2 के अंदर हमने सीख रखा है कि कोई भी वेक्टर हो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कॉस थीटा से लिखते हैं। मिसाल के तौर पे कोई वेक्टर ए है, उसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ये आ गया। इसी तरह वाई कंपोनेंट का भी रिकॉल करवा दूं, तो वेक्टर ए है उसका वाई कंपोनेंट निकालना हो तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आपको याद आ गया चैप्टर 2 से कि जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट है उसे हम थीटा से लिखते हैं, कॉस थीटा से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ए एक्स इज इक्वल टू जो वो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर ए सी है जिसका वो कंपोनेंट है, ए एक्स किसका कंपोनेंट है, ए सी का कंपोनेंट है, तो इसलिए राइट हैंड साइड पे ए सी इंटू कॉस थीटा आ गया। अब ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गया। अगले स्टेप में बारी बारी हमने बच्चों एक बार ए सी की वैल्यू पुट कर देनी है, फार्मूला पुट कर देना है, और उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू यानी फार्मूला पुट कर देना है। तो चलें बच्चों पहले ए सी का फार्मूला पुट करते हैं। हमने सीख रखा है प्रीवियस चैप्टर में कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इक्वल होता है बच्चों वी स्क्वेयर बाई आर के। तो और हमने प्रीवियस चैप्टर में ही ये जो लीनियर वेलोसिटी वी है इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रिलेशनशिप में भी देखा कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी हटाएंगे और आर ओमेगा पुट कर देंगे, वी का स्क्वायर है तो आर ओमेगा का भी स्क्वायर रहेगा। तो अगले स्टेप में आप स्क्वायर सॉल्व कर लें तो आर का स्क्वायर हो गया और ओमेगा का स्क्वायर हो गया। अब एक आर नीचे है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले दो आर में से एक आर के साथ पीछे बच गया बच्चों आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये ए सी की वैल्यू आ गई आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए सी हटाएंगे उसकी जगह बच्चों हम लिख देंगे आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखें ए सी की जगह क्या आ चुका है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ए सी की वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, यहाँ पे कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा की वैल्यू फार्मूला में मिलेगा ऊपर वाली डायग्राम में। कॉस थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है ओ से क्यू, क्यू से पी, पी से फिर ओ, तो इसमें जो बेस है ना वो बच्चों एक्स बना रहा है, ये बेस जो है इक्वल टू एक्स है और जो हाइपोटेनस है वो इक्वल टू आर है। तो जो कॉस थीटा होता है वो तो है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे एक्स हाइपोटेनस आर, तो उसका मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। तो यही हम नीचे जाके नोट्स में लिखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, और यहाँ हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो जहाँ कॉस थीटा लिखा है वहाँ बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाई आर पुट कर देंगे। तो एक्स बाई आर की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू हमने एक्स बाई आर पुट कर दी। अब अगर गौर करें राइट हैंड साइड पे तो आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगानी है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये उस प्रोजेक्शन का है।
और हमने ये बात की डिस्कशन के अंदर कि जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर के ऊपर मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, पहले टुवर्ड्स मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, फिर टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फिर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मतलब है कि वाइब्रेटरी मोशन है, और वाइब्रेटरी मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहती है, और उसको हम माइनस के साइन से इंडिकेट करते हैं। लिहाजा वो कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सो हम राइट हैंड साइड पे नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे एक्स के साथ। तो अब सिचुएशन क्या बन गई, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। अब अगली हमारी कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट, ये जो बॉडी मूव कर रही है सर्कल के अंदर, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ओमेगा जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो ओमेगा अगर यूनिफॉर्म है तो मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा हटा के फिर हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट लिख दिया। तो आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी लिखी हो कांस्टेंट लगा दें तो इक्वालिटी बन जाती है, जब कांस्टेंट लगाओ हटा दें तो प्रोपोर्शनैलिटी, जो इक्वालिटी है वो प्रोपोर्शनैलिटी में बदल जाती है। तो ये जब कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वालिटी बदल जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी में, और रिलेशनशिप क्या आएगा, ए एक्स, राइट हैंड साइड पे माइनस एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहीं पे हमने प्रूव करना था, यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि जो एक्सेलरेशन है, ये जो ए एक्स है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, और ये इक्वल है ए के। ए क्या है बच्चों, वो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो असल में ए एक्स ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट एक्स के, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो हम लफ्ज़ों में लिख देंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और जो प्रोजेक्शन क्यू है वो डिस्क्राइब करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द डायमीटर। तो ये एक हिस्सा हमने प्रूव कर दिया। जो ऊपर हमने क्वेश्चन लिए थे, एक क्वेश्चन हमने कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन का जिक्र किया था एक्सरसाइज में से, उसका आंसर यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अगर आपको यही प्रूव करना हो कि जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है, तो आपने यहाँ तक आंसर लिखना है। और अगर आपने और इसको आगे लेके जाना है, मुकम्मल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करनी है एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फिर अभी कुछ और चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने अब उसकी वेलोसिटी को ड्राइव करना है। अब हम बच्चों मूव करेंगे डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी की तरफ। तो डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी के लिए ऊपर वाले डायग्राम में जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है उसे कंसिडर करें, उसमें कॉस थीटा तलाश करें। तो कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनस। इस डायग्राम में अभी हमने देखा कि बेस इक्वल टू एक्स है, हाइपोटेनस इक्वल टू आर है, तो कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू बच्चों एक्स बाई आर। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब ज्योमेट्री का एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है मैट्रिक के अंदर कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से बच्चों आप कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। तो सिचुएशन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है एक्स बाई आर, तो यहाँ एक्स बाई आर ला के पुट कर दें। तो कॉज की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, चूँकि कॉस थीटा स्क्वायर में है तो उसकी वैल्यू एक्स बाई आर का भी स्क्वायर मौजूद रहेगा। अगले स्टेप में राइट हैंड साइड पे स्क्वायर को सॉल्व करें, तो स्क्वायर एक्स को दें तो एक्स का स्क्वायर, आर को भी दें तो आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो कि जो राइट हैंड साइड है उसमें 1 के नीचे अपनी तरफ से 1 लगा के तो एलसीएम लेके राइट हैंड साइड पे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर जो है एलसीएम को डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1, आंसर आया आर स्क्वायर। उस आर स्क्वायर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर आ जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस, इस तरह आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड को एलसीएम की मदद से सॉल्व किया तो ये बन गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन थीटा, और राइट हैंड साइड पे उसी तरह अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लो बच्चों इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन 2 के अंदर हमने
साइन थीटा की वैल्यू लगानी है बच्चों, कि किसकी वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा की लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये साइन थीटा की जो वैल्यू हमने पुट करनी है, ये साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है वेलोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से हम साइन थीटा को अलग करके यहाँ पे पुट करेंगे। उसके लिए हमें वापस अपनी डायग्राम के ऊपर जाना होगा और डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा ताकि हम उसमें से अपना जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो निकाल सकें। तो यहाँ पे बच्चों P जो मौजूद है, P की जो इस वक्त लीनियर वेलोसिटी है वो उसके टेंजेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आ गया टेंजेंट, ये है बच्चों V के इक्वल, ये आ गया। अब इस V को हमने ब्रेक करना है उसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम इस V को ब्रेक कर देते हैं Vx और Vy में, और ये दोनों कंपोनेंट आ गए। ये हो गया बच्चों Vy, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Vy, और ये हो गया Vx, यहाँ पे Vx। तो हमने इसको Vy और Vx में ब्रेक कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये तो वेलोसिटी है बॉडी P की ना, P की लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसको हमने Vy और Vx में ब्रेक कर दिया है। लेकिन आप ये देखो कि प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ Vy है या Vx है जो कि प्रोजेक्शन की वेलोसिटी बना रहा है। तो जैसे आपने एक्सेलरेशन के केस के अंदर देखा कि सेम लाइन के ऊपर जो कंपोनेंट है वो Q की एक्सेलरेशन देगा, इसी तरह वेलोसिटी के केस के में भी सेम लाइन के ऊपर जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जिस लाइन के ऊपर Q मौजूद है उसी लाइन के ऊपर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो आपको Q की वेलोसिटी देगा। तो Q बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मौजूद है, लिहाजा जो P है, P की वेलोसिटी का जो Vx कंपोनेंट है वो Vx कंपोनेंट फिर Q की वेलोसिटी देगा। तो साइड के ऊपर हम लिख लेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन Q है वो फिर आ रही है बच्चों Vx से। अब अगला हमारा काम क्या है, अगला हमारा काम ये है कि हम इस Vx के साथ थीटा लगाएं, कॉस थीटा, साइन थीटा जो लगता हो वो यहाँ पे हम लगाएंगे। अब बाज़ार देखने में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मालूम हो रहा है Vx, तो आप कॉस थीटा यहाँ पे लगा लेंगे, लेकिन वो थीटा कितना होगा वो थीटा हमें निकालना है। उसके लिए हम P के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये नॉर्मल ये किसके इक्वल है, ये नॉर्मल भी y कंपोनेंट के इक्वल है। इधर Vy है ना, उसी के पैरेलल हमने यहाँ पे भी Vy जो है वो नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये भी Vy है एग्जैक्टली Vy के पैरेलल। तो एंगल हमने Vx वाला निकालना है। अब हमें टोटल पता है कि Vy से Vx तक हम जाएं तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का है, टोटल एंगल 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल, इसको अगर हम थीटा बोल दें, यहाँ Vy से y तक को थीटा कह दें, तो फिर अगले वाला हिस्सा ये जो है ये कितना होगा, तो इसको अब मैं साइड पे लिख देता हूँ, वहाँ जगह कम है। तो टोटल अगर 90 है तो उसमें से पिछला हिस्सा थीटा है, तो अगला हिस्सा कितना होगा, अगला हिस्सा होगा बच्चों फिर 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 उसमें से पहला हिस्सा निकालेंगे थीटा, तो अगला हिस्सा आ जाएगा। इसका मतलब है Vx तो कॉस से लिखा जाएगा, Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कॉस थीटा से आना है, लेकिन वो थीटा असल में कितना है, वो थीटा है बच्चों 90 माइनस थीटा। वो एंगल कितना है, वो एंगल है जो V और Vx के दरमियान में बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, एक तो जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है वो Vx के इक्वल है और Vx के साथ आएगा कॉस, और कॉस में वो एंगल कितना है, एंगल है 90 माइनस थीटा। तो चलो बच्चों नोट्स में जाते हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हैं कि मौजूद हैं और किस अंदाज से मौजूद हैं। तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया, वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है उसको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, और डायग्राम से हमें पता चला कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो एक्चुअल में एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी के इक्वल है। अब हम लेटर से शो कर देंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v, और वो इक्वल है एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी के, वो आ गया Vx। अब अगर हमें Vx पता हो तो V ऑटोमेटिकली पता चल गया, चूँकि V और Vx इक्वल है तो Vx हम फाइंड कर लेते हैं, तो बात Vx से आगे बढ़ेगी।
अब v जैसे मैंने बताया कि चूँकि ओरिजेंटल कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, तो v के साथ आएगा कॉज, और एंगल कौन सा है, एंगल अभी डायग्राम में हमने देखा कि 90 माइनस थीटा है, तो v इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ज्योमेट्री का एक फार्मूला लगेगा। बच्चों ज्योमेट्री का एक फार्मूला है कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो ना तो इक्वल होता है साइन थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगले स्टेप में कॉस 90 माइनस थीटा हटाएंगे और ज्योमेट्री से उसकी वैल्यू साइन थीटा पुट कर देंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा हटाया और उसकी जगह उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, साइन थीटा। तो अब सिचुएशन क्या बन गई, वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा अलग कर लेंगे, कोई हमने तो साइन थीटा की तलाश है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से साइन थीटा अलग करें तो वी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जाके वी एक्स को डिवाइड कर देगा, तो साइन थीटा इक्वल टू वी एक्स बाई वी बन गया। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 2 में जाके पुट कर दें। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ था, तो साइन थीटा की हटा के उसकी जगह क्या आ गई बच्चों, उसकी वैल्यू वी एक्स बाई वी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे v जो डिवाइड हो रहा है इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे खाली रह गया vx और v राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर वाली टर्म के साथ, स्क्वायर वाले फैक्टर के साथ। अब इससे अगले स्टेप में क्या करना है, अगर आप स्क्वायर वाला फैक्टर देखें तो उसमें डिनोमिनेटर आर स्क्वायर मौजूद है। तो आपको पता है कि हम चाहें तो दो स्क्वायर वाली जो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं, उनको इकट्ठा कर दें, और अगर इकट्ठा स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर रूट कॉमन है तो हम इसको डिनोमिनेटर को उसका स्क्वायर रूट दे के अलग कर सकते हैं। तो चलो डिनोमिनेटर को अलग करें उसके स्क्वायर रूट के साथ। तो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है अपने स्क्वायर रूट के साथ अलग लिख लिया हमने, और डिनोमिनेटर जो आर स्क्वायर है अपने स्क्वायर रूट के साथ अलग आ गया। अब जारी बात है डिनोमिनेटर है तो डिवाइडिंग लाइन के नीचे आएगा, और ऊपर हम खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो अपनी तरफ से 1 लगाएंगे। तो हमने डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट के साथ अलग कर लिया। अगले स्टेप में डिनोमिनेटर में जो आर का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई आर। तो ये राइट हैंड साइड पे सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आप v को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएं तो ये हो गया v बाई आर। अब हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी उसका एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से हम ओमेगा को एक तरफ करें तो r इधर आके डिवाइड होगा, तो v बाई आर हो जाएगा, v बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा। गौर करें तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी तो आपको v बाई आर मिल रहा है ना, इसका मतलब है v बाई आर हटा के यहाँ पे हम ओमेगा लगा सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप v बाई आर हटाएं और उसकी जगह ओमेगा पुट कर दें, तो वी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन जो हमने निकालनी थी, हमने निकाल ली। तो वी एक्स इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो कि एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन डायमीटर। नेक्स्ट अब हमने बच्चों नेक्स्ट ड्राइव करना है टाइम पीरियड का रिलेशनशिप, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन तो बड़ा आसान और मुख्तसर है। तो स्पीड का जो फार्मूला है वो बच्चों लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और जो यहाँ पे जो स्पीड है, बॉडी जो कि बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है ना, बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो सर्कल के अंदर मूव करती है बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्पीड के इक्वल आएगी, यानी स्पीड इक्वल टू ओमेगा। इस पूरे सर्कल के अंदर अगर बॉडी मूव करती है तो पूरा जो उसने डिस्टेंस कवर करना है वो सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई के इक्वल है, यहाँ आर नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई होना चाहिए। और पूरे सर्कल में एक रोटेशन कंप्लीट करने पे जो टाइम लगता है वो इक्वल टू टाइम पीरियड है, यानी कैपिटल टी है तो टाइम इक्वल टू कैपिटल टी। तो सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करो, स्पीड आ गया बच्चों ओमेगा, और डिस्टेंस की जगह आ गया 2 पाई, और जो टाइम है उसके लिए आ गया कैपिटल टी। तो आपके पास आपने चूँकि निकालना है टाइम पीरियड, तो आपको चाहिए टी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हो तो ओमेगा टी की जगह आ जाएगा, स्वैप हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ये है आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमने निकालना है डेरिवेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी को, तो ये आसान है, फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड हो तो फ्रिक्वेंसी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स है। तो अभी हमने टाइम पीरियड निकाला,
वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपनी जगह पे रहेगा तो टाइम पीरियड जो अभी हमने निकाला 2/पाई ओमेगा उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये नीचे जो फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है, एक ऊपर एक नीचे, नीचे वाली फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाएगी तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 पाई नीचे रह जाएगा। तो f इज़ इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, ये आ गया फ्रिक्वेंसी। और लास्ट के ऊपर अगर आप यहाँ से ड्राइव करना चाहें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसी 2 पाई को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो आप फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला लिखें, f इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, और 2 पाई को इधर f के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास ओमेगा का एक्सप्रेशन भी आ गया। तो तमाम चीज़ें जो हमने कही थी कि हमने निकालनी है वो तमाम चीज़ें हमने निकाल ली। यहाँ पर देखें हमने पहले प्रूव कर लिया कि a इज़ प्रोपोर्शनल टू -x, वेलोसिटी भी निकाल ली, टाइम पीरियड भी और फ्रिक्वेंसी भी एंड के ऊपर निकाल ली। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।